हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। क्लास 10th एनसीईआरटी हम लोग कवर कर रहे हैं। क्लास 9th एनसीईआरटी से हम लोगों ने केमिस्ट्री पूरा कर लिया है और बायो भी हम लोगों ने पूरा कर लिया है। फिजिक्स हमारा बचा हुआ है। क्लास 10th एनसीईआरटी से ये सारे चैप्टर्स जो है हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ये सारे चैप्टर्स आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का दूसरा चैप्टर यानी कि जो अध्याय 10 में आपको पढ़ना है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये भी लाइट का बोल सकते हो कि चैप्टर है। लाइट का एक चैप्टर हम लोगों ने ये पढ़ा, परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन पे आधारित दर्पण को कवर किया, अपवर्तन पे आधारित हम लोगों ने लेंस को भी कवर किया। लाइट का ही दूसरा चैप्टर है ये, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लाइट का रोल होता है देखने में, तो नेत्र से संबंधित लाइट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और नेत्र के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद रंग बिरंगा संसार, प्रकाश के कारण और भी कई सारी भौतिक घटनाएं होती है, मजेदार भौतिक घटनाएं होती हैं, उन सारे को कवर करेंगे लाइट के इस वाले चैप्टर में। तो ये दोनों चैप्टर जो है वो लाइट के ही हैं। ठीक, तो हम लोगों ने अध्याय 9 पूरा कर लिया है। अध्याय 10 हम लोग आज के इस वीडियो में शुरू करेंगे। अगर आप पुरानी एनसीईआरटी देखेंगे यानी आज से 2 साल पहले जो एनसीईआरटी थी उसमें आपको ये चैप्टर जो है अध्याय 11 में मिलेगा, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। नई वाली एनसीईआरटी में जो है ये आपको अध्याय 10 में मिलेगा, क्योंकि एक चैप्टर जो है इस बीच से हटाया गया है जो कि आवर्त सारणी, जिसमें हम लोग आवर्त सारणी के बारे में पढ़ते हैं, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, इस चैप्टर को अब हटा दिया गया है जो कि केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना था, इसलिए अब ये अध्याय 11 से खिसक करके अध्याय 10 में चला गया है चैप्टर। ठीक है, पुरानी वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 11 है। तो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का ये पार्ट 1 है। इसमें टोटल जो है 2 पार्ट्स आएंगे। 2 पार्ट्स के अंदर ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं साइंस एकदम से गहराई में जा करके, एक बार आप साइंस पढ़ना चाहते हैं उसके बाद वापस से आप साइंस नहीं पढ़ना चाहते हैं कहीं से भी, केवल आपको रिवीजन करना पड़ेगा। आप इतने गहराई में जाकर के पढ़ लेंगे कि इसके बाद आपको कहीं से भी पढ़ने में मजा नहीं आएगा। आप एक बार गहराई में जाकर के पढ़ेंगे, उसके बाद केवल इसी चीज को आप रिवाइज करेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा, इससे बहुत कम ही पढ़ाया जाएगा। पूरा 9th 10th आपका अच्छे से कवर होगा। 11th 12th का भी काफी सारे पोर्शंस जो है कवर कराए गए हैं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि पूरा 11th 12th आपको मिल जाएगा इसमें। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब आपको जो है डीप में कराया जाएगा। साइंस फाउंडेशन कोर्स का नाम है साइंस फाउंडेशन। इसी कोर्स का नाम जो है जनरल साइंस हिंदी था, बट अब इसका नया नाम जो है साइंस फाउंडेशन है। अगर आप इस कोर्स में जाकर के एनरोल करते हो, इसको बाई करते हो, तो ये जो पेड पीडीएफ है जो कि अलग से आपको ऐप पर दिखेगा, लगभग 150 रुपये का है, ये आपको एज ए बोनस इस कोर्स के अंदर दिया जाता है। इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, एनसीईआरटी से मैंने खुद से फ्रेम किए हैं। अगर आप ग्रुप डी 2022 में जो पूछे गए थे प्रश्न, इन सारे प्रश्नों को डिटेल में डिस्कशन करना चाहते हो, इस एग्जाम में बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। 99% क्वेश्चन जो है केवल क्लास 10th से ही पूछे गए थे, क्लास 10th एनसीईआरटी से, लेकिन अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। इन सारे का अगर आप डिटेल डिस्कशन करना चाहते हो, अगर आप रेलवे की तैयारी करते हो स्पेशली, तो आपके लिए ये कोर्स जो है यूजफुल साबित होगा। तो इसमें 99 सेट्स हुए थे। 99 सेट्स को 99 टेस्ट सीरीज में कन्वर्ट करके भी आपको इसमें टेस्ट दिया गया है और डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको प्रिंटेबल पीडीएफ दिया गया, यानी कि A4 साइज में। प्रिंटेबल पीडीएफ आपको इसमें भी मिल जाएगा, लेकिन इसमें A4 साइज में पीडीएफ नहीं है। जो आप लेक्चर देखेंगे उसी का पीडीएफ आपको मिलेगा। इसमें आपको डिटेल सोल्यूशन के साथ A4 साइज में पीडीएफ भी मिल जाएगा। यहाँ भी अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो इन सारे एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए थे, इन सारे का पेड पीडीएफ आपको एज ए बोनस इसमें फ्री में दिया जाता है। अलग से आप इसको बाई करेंगे ऐप पर जाकर के तो आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा जो है पे करना पड़ेगा, लेकिन इस कोर्स के साथ जो है इसको एज ए बोनस आपको दिया जाता है। राइट, तो अगर आप इस वाले कोर्स में इंटरेस्टेड हैं या फिर साइंस में आप काफ़ी गहराई में जाकर के पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे इस वाले कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। ऐप पर आपको ये दोनों कोर्सेज जो है मिलेंगे। ऐप का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आइए हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पिछले अध्याय में आपने लेंसों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अध्ययन किया। आप लेंसों द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा अनेक आपेक्षिक साइज के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। यह ज्ञान मानव नेत्र के अध्ययन में हमारी किस प्रकार सहायता कर सकता है, यानी जो अब तक आपने लाइट में पढ़ा है उन सारे के बेसिस पे जो भी ज्ञान आपने इससे पहले वाले चैप्टर में प्राप्त किया है, मानव नेत्र के अध्ययन में उनका क्या रोल हो सकता है ना, कैसे मानव नेत्र को पढ़ने में, समझने में सहायता, वो सारे ज्ञान जो है आपके कर सकते हैं। मानव नेत्र
प्रकाश का उपयोग करता है तथा हमारे चारों ओर की वस्तुओं को देखने के लिए हमें समर्थ बनाता है। अगर आप लाइट बंद कर देंगे, आप अंधे नहीं हैं, फिर भी आपको देखने के लिए लाइट तो चाहिए। अगर आप लाइट बंद कर देंगे, बिल्कुल ही डार्क है, तो आपकी आंखें बिल्कुल मस्त है, स्वस्थ है, उसके बावजूद भी आप नहीं देख पाएंगे। तो मानव नेत्र जो है प्रकाश का उपयोग करके हमारे आसपास की जो भी चीजें हैं उसे देखने में हमें समर्थ बनाते हैं। ठीक है, मानव नेत्र। इसकी संरचना में एक लेंस होता है, हमारे आंखों में लेंस होता है। मानव नेत्र में लेंस का क्या काम है? चश्मों में प्रयोग किए जाने वाले लेंस दृष्टि दोषों को किस प्रकार संशोधित करते हैं? आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग जो है चश्मा पहनते हैं इतने पावर का, है ना, मेरे चश्मे का पावर ज़्यादा है, मेरा कम है, मेरा तो बिना किसी पावर का है, ऐसा आपने सुना होगा। चश्मे में जो है लेंस का उपयोग किया जाता है, जो जिस लेंस के बारे में हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा था, है ना, दृष्टि दोष को दूर करने में। दृष्टि दोष को दूर करने में होता है ना, किसी वस्तु को दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, किसी को नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, तो चश्मे का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। इस अध्याय में हम इन्हीं प्रश्नों पर विचार करेंगे। पिछले अध्याय में हमने प्रकाश तथा इसके कुछ गुणों के बारे में अध्ययन किया, जैसे कि परावर्तन के बारे में अध्ययन किया, अपवर्तन के बारे में अध्ययन किया। इस अध्याय में हम इन धारणाओं का प्रकृति में कुछ प्रकाशीय परिघटनाओं के अध्ययन में उपयोग करेंगे। यानी जो अपवर्तन आपने पढ़ा पिछले वाले अध्याय में, जिस पे आधारित लेंस के बारे में आपने पढ़ा, प्रकाश के अपवर्तन पे आधारित और भी कुछ मजेदार घटनाएं होती है हमारे दैनिक जीवन में, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जैसे कि इंद्रधनुष का बनना, है ना, श्वेत प्रकाश के वर्णों में परिक्षेपित होने तथा आकाश के नीले रंग के बारे में भी चर्चा करेंगे। भाई तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इंद्रधनुष कैसे बन जाते हैं, है ना, जो श्वेत प्रकाश है, सन से आने वाला जो श्वेत प्रकाश है उसमें 7 रंग होते हैं, है ना, बादल हमें सफ़ेद दिखाई पड़ता है, आसमान हमें नीला दिखाई पड़ता है। इन सब के बारे में हम लोग आज के नहीं इस वाले चैप्टर में अध्ययन करेंगे, लेकिन ये सारे टॉपिक्स हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर होगा। तो मानव नेत्र आपको सबसे पहले पढ़ना है ना, मानव नेत्र आपको सबसे पहले पढ़ना है। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। आंखें बंद करके हम वस्तुओं को उनकी गंध, स्वाद, उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि या स्पर्श करके कुछ सीमा तक पहचान सकते हैं। अगर आपने आंखें बंद कर ली हैं तो आप किसी वस्तु को कैसे पहचानेंगे? हो सकता है आप गंध से पहचान लें, हो सकता है आप स्वाद से चख करके पहचान लें, हो सकता है कि आप सुन करके पहचान लें, हो सकता है कि आप छू करके पहचान लें, राइट। लेकिन आंखों को बंद करके रंगों को पहचान पाना असंभव है। रंग को आप कैसे पहचानेंगे? छू करके, चख करके, सुन करके तो पहचान नहीं सकते हैं, ना ही टच करके पहचान सकते हैं। ठीक है, रंग को पहचानने के लिए आपको आंखें चाहिए। इस प्रकार समस्त ज्ञानेंद्रियों में मानव नेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें हमारे चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी मानव संरचना है जो कैमरे की भांति है, तो आप बोलेंगे आंख है, मानव नेत्र है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे, जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, पर प्रतिबिंब बनाता है। हमारे आंख में क्या है? लेंस है। अभिनेत्र लेंस बोलते हैं, आई लेंस बोलते हैं। लेंस का जो पूरा सिस्टम है ये हमारे आंख के कौन से पार्ट पे इमेज बनाता है? तो भाई रेटिना पे इमेज बनाता है ना। रेटिना को हिंदी में हम दृष्टिपटल बोलते हैं, रेटिना इंग्लिश नाम है। तो आपसे पूछा जाता है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहां पर बनता है, तो आप बोलेंगे रेटिना पर बनता है, दृष्टिपटल पर बनता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। कॉर्निया कहते हैं या फिर हिंदी में स्वच्छ मंडल कहते हैं। आप हमारे आंख को देख रहे हैं, व्हाइट पार्ट आपको दिख रहा है, स्क्लेरा बोलते हैं। उसके बाद आपको ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है, इसमें परितारिका है और परितारिका के बीच में छेद है, जिसे हम लोग पुतली बोलते हैं, पीपल बोलते हैं। ये जो भी पार्ट आप आंखों का देख रहे हैं ना, इसके ऊपर एक कवर है। जैसे मान लो एक पन्नी है, एक कवर है जो आपको फील नहीं हो रहा है, लेकिन वो है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, एकदम से ट्रांसपेरेंट है, जैसे कुछ है ही नहीं, है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट पन्नी मैंने लगा दिया, इतनी पतली है और इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है कि फील ही नहीं आ रहा है कि बीच में कुछ है भी। ऐसे ही ये जो भी पार्ट आप देख रहे हो ना, इसके ऊपर एक कवर है, एक कवर है जो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है।
तो हमारे आंख में वस्तु से टकरा करके प्रकाश जब हमारे आंख में प्रवेश करता है तो सबसे पहले उसी कवर को टच करता है, उसी कवर को हिट करता है। यही चीज आपसे कहा जा रहा है। प्रकाश एक पतली झिल्ली, इतनी पतली झिल्ली है कि आपको फील ही नहीं आ रहा है कि कुछ है, पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कॉर्निया कहते हैं। भाई हमारे आंख की वो कौन सी संरचना है जहां प्रकाश सबसे पहले आकर के हिट करता है? तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कॉर्निया, स्वच्छ मंडल, है ना, स्वच्छ मंडल। ये सबसे ऊपर जो है कॉर्निया है, स्वच्छ मंडल। चित्र 11.1 में दर्शाए अनुसार यह झिल्ली नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर, है ना, ये पूरा नेत्र गोलक है, ये नेत्र गोलक है। नेत्र गोलक का अगला पृष्ठ ये है, अगला पृष्ठ ये है, ठीक। नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर, नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर ये नेत्र गोलक का अगला पृष्ठ है, यहां पे होता है कॉर्निया। एक पारदर्शी उभार बनाती है, ठीक है, एक पारदर्शी उभार बनाती है। यह झिल्ली नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार बनाती है। कॉर्निया के बारे में कहा जा रहा है, राइट, यहां पे है स्वच्छ मंडल। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है, एकदम से गोलाकार नहीं बोलेंगे, लगभग गोलाकार बोलेंगे। और इसका व्यास कितना बोलेंगे? 2.3 सेंटीमीटर। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। अधिकांश अपवर्तन कहां पे होता है? सबसे पहले प्रकाश हमारे आंख के कॉर्निया पर ही हिट करता है और सबसे ज्यादा अपवर्तन वहीं पे होता है। देखो, अपवर्तन जो है प्रकाश का कॉर्निया पे भी होगा, लेंस पे भी होगा, ठीक, और इस बीच में भी होगा, लेकिन सबसे ज्यादा अपवर्तन कहां पे होता है? तो स्वच्छ मंडल पे होता है, कॉर्निया पे होता है। ये चीज आप याद रखिएगा। क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। चश्मे में जो लेंस लगा होता है, चाहे हम उत्तल लेंस की बात करें चाहे हम अवतल लेंस की बात करें, भाई इसकी पावर फिक्स होती है। कहने का मतलब जो फोकल डिस्टेंस है ये फिक्स है, फिक्स है। आप चश्मे में लगे लेंस के फोकस दूरी को एडजस्ट नहीं कर पाओगे, आपको वस्तु को आगे पीछे करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आप लेंस के फोकल डिस्टेंस को चेंज नहीं कर पाओगे। लेकिन हमारे आंख में जो लेंस है, हमारे आंख में जो लेंस है, जिसे यहाँ पर क्रिस्टलीय लेंस कहा गया है, उसकी खासियत क्या है? वस्तु दूर है, वस्तु पास है, इसके हिसाब से अपने फोकल डिस्टेंस को चेंज कर लेता है। हमारे आंख के लेंस के पास ये खासियत है जो वस्तु के दूरी के हिसाब से, अलग अलग दूरी के हिसाब से अपने फोकल डिस्टेंस को थोड़ा बहुत चेंज कर लेता है। वस्तु दूर चली गई, फोकल डिस्टेंस को बढ़ा लेगा, वस्तु पास आ गई, फोकल डिस्टेंस को कम कर लेगा, ठीक। तो इसे हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। आगे आएगा समंजन क्षमता। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। रेटिना पर इमेज, आंख लेंस को बनाना है, रेटिना पर जो दृष्टि पटल है वहां पर इमेज को बनाना है। अब वहां बनाने के लिए इमेज वस्तु के दूरी के हिसाब से अपने फोकल डिस्टेंस को आंख जो नेत्र लेंस है या फिर अभिनेत्र लेंस है ये चेंज कर देता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। जो कॉर्निया है ना, जो कॉर्निया है, जो बाहर से कवर है, इसके पीछे क्या है? परितारिका है। एक बड़ा सा ब्लैक वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये व्हाइट वाला पार्ट है, इसे हम लोग स्क्लेरा बोलते हैं। और ये परितारिका है, परितारिका जिसे हम लोग अंग्रेजी में आइरिस बोलते हैं। किसी भी दो इंसान का परितारिका एक जैसा नहीं होता है। जैसे फिंगरप्रिंट सबके लिए यूनिक है, वैसे ही ये जो परितारिका है सबके लिए यूनिक है। इसीलिए फेस लॉक जो आप मोबाइल में लगाते हैं वो आप ही के फेस से खुलता है। वहां पर आइरिस को जो है स्कैन किया जाता है ना, आइरिस का वहां पर रोल होता है। सबकी जो आइरिस है, परितारिका है, वो अलग अलग है, यूनिक है, बिल्कुल यूनिक है, सेम नहीं है। तो ये क्या परितारिका है, और परितारिका के बीच में देखो एक छेद है, छेद है, ये छेद, इसी छेद से लाइट जो है हमारे आंखों में प्रवेश करती है। इस छेद को प्यूपिल बोलते हैं। ये जो पार्ट होता है ना, ये रंगीन पार्ट होता है, आंखों का रंगीन भाग ये आइरिस है ना। किसी की नीली आंखें होती है, किसी की ब्राउन होती है, और ये जो बीच में छेद है ये प्यूपिल है। ये जो आइरिस है, जब ये संकुचित, आइरिस जब संकुचित होती है तब ये छेद जो है भाई छोटा हो जाएगा, और जब ये आइरिस एक्सपैंड करेगा तब ये छेद बड़ा हो जाएगा। यानी प्यूपिल के साइज को ये आइरिस कंट्रोल करता है। प्यूपिल के साइज को, पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करेगा भाई? परितारिका।
है ना। परितारिका के द्वारा जो है प्यूपिल के साइज को कंट्रोल किया जाता है, और प्यूपिल सही होकर के लाइट हमारे आंखों में प्रवेश करती है तो प्यूपिल बड़ी हो जाती है, प्यूपिल छोटी हो जाती है, उसके हिसाब से लाइट हमारे आंखों में जो प्रवेश कर रही है उसके अमाउंट को जो है नियंत्रित किया जाता है। परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। ये मैंने आपसे कहा, जो परितारिका है किसके साइज को नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को। मान लीजिए कि आप धूप में जाते हैं तो आंखें आप ऐसे कर लेते हैं ना, ऐसे कर लेते हैं, ठीक। जब ऐसे करते हैं तो ये जो परितारिका है संकुचित हो जाता है। संकुचित होने के बाद प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है। प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है मतलब आपके आंखों में जो लाइट प्रवेश करने वाली है, घुसने वाली है, उसकी मात्रा कम हो गई, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है। लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो कम प्रकाश हमारे आंखों में जाना चाहिए, नहीं तो जो रेटिना है, पर्दा है, वो जल सकता है, ठीक है। जो कोशिकाएं हैं वहाँ पर वो मर सकती है, इसीलिए प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है ताकि कम से कम लाइट एंटर करे। लेकिन जब आप अंधेरे कमरे में जाते हैं, वहाँ रोशनी की कमी है, ऐसे में जो हमारी आंखें हैं वो चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है हमारे आंखों में जाए ताकि हम वस्तु को अच्छे से देख पाएँ अंधेरे में। तो आइरिस जो है शिथिल हो जाती है, ठीक। और ये प्यूपिल का आकार जो है बड़ा हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है हमारी आंखों में प्रवेश कर सके और हम वस्तु को अच्छे से देख पाएँ। तो आप बोलेंगे आइरिस जो है प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, ठीक। और प्यूपिल का जो साइज है वो किसको कंट्रोल करेगा भाई? प्यूपिल का साइज किसको कंट्रोल करेगा? तो प्रकाश की मात्रा को जो आंखों में जाने वाली है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो आइरिस ही है जो लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है कि आंखों में कितना लाइट जो है जाए। आइरिस कंट्रोल करता है, लेकिन किसके मदद से? प्यूपिल की मदद से, डायरेक्ट नहीं, प्यूपिल की मदद से। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ये आप याद रखेंगे, जो अभिनेत्र लेंस है रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनाता है वो उल्टा होता है और वास्तविक होता है। वस्तु हमें सीधी दिखाई पड़ती है, जो भी वस्तु हम देखते हैं सीधी दिखाई पड़ती है, वो हमारे ब्रेन का कमाल है, ठीक है। रेटिना पर जो इमेज बना वो तो उल्टा है ना, वास्तविक और उल्टा है, लेकिन सीधा हर चीज जो है हमें सीधी दिखाई पड़ती है हमारे ब्रेन के कारण। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं मतलब वो कोशिकाएं होती है जो लाइट को परसीव करती है, जो लाइट को सेंस करती है, ठीक है, जो लाइट को सेंस करती है, लाइट को फील करती है, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिका सक्रिय हो जाती है। जब लाइट हमारे आंखों के अंदर जब लाइट जो है वो जाती है तो ये फोटो रिसेप्टर्स सेल्स जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। इमेज रेटिना पर बनता है। जैसे ही इमेज रेटिना पर बनता है, ये जो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं वो एक्टिव हो जाती है, और एक्टिव होने के बाद इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है जनरेट होता है। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जो जनरेट हुआ हमारे ब्रेन में जाता है, लेकिन इसको लेकर के कौन जाती है? तो ऑप्टिक नर्व्स लेकर के जाती है। कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर में आपने पढ़ा था कि मेथनॉल पीने से जो है यही ऑप्टिक नर्व्स जो होती है, ऑप्टिक नर्व्स जो रेटिना पर इमेज बना उसका इंफॉर्मेशन लेकर के जाती है, यही डैमेज हो जाता है जिससे व्यक्ति अंधा हो सकता है। तो क्या सब हुआ? रेटिना पर इमेज बना, ये जो प्रकाश सुग्राही कोशिका है एक्टिव हो गई, इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट हुआ, इसको लेकर के ब्रेन में जाने वाली है, ये ऑप्टिक नर्व्स दिक्कत तरीका है। मस्तिष्क जो है इन सिग्नलों की व्याख्या करता है, इसको एनालाइज करता है, इसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद वस्तु जैसी है वैसी हमें दिखाई पड़ती है। तो ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है। दृष्टि तंत्र के किसी भी भाग के क्षतिग्रस्त होने अथवा मैल फंक्शनिंग से दृष्टि प्रकार्यों में सार्थक क्षति हो सकती है। दृष्टि तंत्र भाई देखने के लिए जो कुछ भी चाहिए, हमारे आंखों के कई सारे भाग हैं, उन सारे भागों को मिलाते हुए कहा जा रहा है कि किसी भी भाग को क्षतिग्रस्त, कोई भी भाग अगर क्षतिग्रस्त हो जाए या ठीक से काम नहीं कर रहा है, ऐसे में देखने से रिलेटेड जो काम है भाई उनमें क्षति हो सकती है, देखने में दिक्कतें आ सकती है अगर हमारे आंख के किसी भाग को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो।
उदाहरण के लिए प्रकाश संचरण में सम्मिलित कोई भी संरचना जैसे कॉर्निया है, पुतली है, अभिनेत्र लेंस है, नेत्रोद है, कचाप द्रव है, नेत्रोद कहा जाता है, नेत्रोद कहा जाता है इसको। यहाँ पर देखो ये लेंस और इस कॉर्निया के बीच में लिक्विड है, इसे नेत्रोद कहा जाता है। और यहाँ पर भी फ्लूइड भरा हुआ है जिसे कचाप कहा जाता है ना, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर इंग्लिश में। तो प्रकाश के चलने में जो भी संरचनाएं शामिल हैं जैसे कॉर्निया है, पुतली है, अभिनेत्र लेंस है, नेत्रोद है, कचाप द्रव है, या फिर रेटिना जैसी संरचना जो क्या करती है भाई, प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है। आपसे पूछा जाएगा कि रेटिना पे तो इमेज बनता है और रेटिना क्या करती है भाई, तो जो लाइट सिग्नल है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करती है। रेटिना पर इमेज बना, फोटो रिसेप्टर्स जो होते हैं, जो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है वो एक्टिव हो जाती है, तब जाकर के ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है। तो रेटिना की ही कोशिकाएं होती है ना, वो जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, जो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जो लाइट है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम रेटिना जो है वो करती है। या फिर जो ऑप्टिक नर्व्स हैं जो इस इलेक्ट्रिक सिग्नल को हमारे ब्रेन तक लेकर के जाती है, भी क्षतिग्रस्त होने पर चाक्षुष विकृति उत्पन्न करती है। यानी ये सारी संरचनाएं जो है, इनमें से कोई भी संरचना अगर मान लो नुकसान उस संरचना की हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो देखने में हमें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, आपने सुना होगा नेत्रदान। नेत्रदान से आप किसी व्यक्ति को जो है वापस से देखने लायक बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अंधा इस कारण से है कि उसका कॉर्निया खराब है, तो ही आप उस व्यक्ति को वापस रोशनी दे सकते हैं, तो ही आप उस व्यक्ति को जो है कॉर्निया दान करके जो है आप उस व्यक्ति को देखने लायक बना सकते हैं। कॉर्निया के अलावा किसी और कारण से अंधा व्यक्ति कोई है तो आप उसको वापस से देखने लायक नहीं बना सकते हैं। तो नेत्र दान जो हम बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पूरे आंख को दान किया जाता है, जो यही कॉर्निया है ना केवल उसी का दान किया जाता है। और इस कॉर्निया के कारण अगर कोई अंधा है उसी को वापस देखने लायक बनाया जा सकता है, बाकी कारण से अंधा है तो नहीं। आपने अनुभव किया होगा कि जब आप तीव्र प्रकाश से किसी मंद प्रकाशित कमरे में प्रवेश करते हैं तो आरंभ में कुछ देर तक आप उस कमरे की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, जब आप तीव्र प्रकाश से किसी मंद प्रकाश वाले, बाहर में बहुत रोशनी थी, आप कमरे में आ गए हैं तो आपको देखने में जो है दिक्कत होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप बाहर में थे, प्यूपिल का साइज छोटा हो चुका था। जब आप कमरे में आए तो वहाँ रोशनी बहुत ही कम है, तो रोशनी कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी आपकी आंखों में जाएगी, तभी आप वस्तु को साफ साफ देख पाएंगे ना। लेकिन प्यूपिल का आकार तो पहले से छोटा है, धीरे धीरे ये प्यूपिल का साइज बड़ा होता है, तब अधिक से अधिक लाइट हमारे आंखों में जाती है और उसके बाद हम वस्तु को देख पाते हैं, चीज़ों को देख पाते हैं। अक्सर आप फिल्म देखने जाते होंगे थिएटर में, तो आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा, जैसे आप थिएटर के अंदर घुसते हैं अंधेरा होता है, आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ती है, धीरे धीरे जो है आपको सब कुछ दिखाई पड़ती है। और इसका विपरीत भी होता है, आप जो है अंधेरे कमरे में थे, आप बाहर में अचानक से जाते हैं तो तेज रोशनी के कारण आपकी आंखें जो है एकदम बंद हो जाती है ना, प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है। ठीक है, कुछ समय पश्चात आप उसी मंद प्रकाशित कमरे की वस्तुओं को देख पाते हैं। आंख की पुतली परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है, यानी एक ऐसा गेट है जिसके साइज को जो है कंट्रोल किया जा सकता है, जिसके साइज को परितारिका की सहायता से बदला जा सकता है। मैंने आपको बताया आइरिस जो है, परितारिका जो है, ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। जब प्रकाश अत्यधिक चमकीला होता है तो परितारिका सिकुड़कर पुतली को छोटा बना देती है। याद रहेगा, जब आप रोशनी में जाएंगे तो परितारिका जो है ये सिकुड़ जाती है, जिससे पुतली का आकार छोटा हो जाता है, जिससे आंख में कम प्रकाश प्रवेश कर सके। परंतु जब प्रकाश मंद होता है, परितारिका फैलकर पुतली के साइज को बड़ा बना देती है, जिससे आंख में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इस प्रकार मंद प्रकाश में परितारिका की शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से खुल जाती है। समझ गए होंगे आप रोशनी में जाते हैं जहां प्रकाश तीव्र है, परितारिका सिकुड़ जाएगी, पुतली का साइज छोटा हो जाएगा, आंखों में लाइट कम जाएगी। आप किसी ऐसे स्थान पर आते हैं जहां रोशनी कम है, परितारिका जो है फैल जाएगी, पुतली का आकार बड़ा हो जाएगा ताकि ज़्यादा लाइट आपकी आंखों में जाए और आप चीज़ों को साफ साफ देख पाएँ। अब बात करते हैं समंजन क्षमता पे। समंजन क्षमता क्या है भाई? बता ही चुका हूँ मैं कि हमारे
आंख में जो लेंस है उसकी खासियत है कि वस्तु की दूरी के हिसाब से अपने फोकल डिस्टेंस को चेंज कर ले और जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर आराम से बने। ठीक है, दूर की वस्तु देखेंगे फोकस दूरी बढ़ा लेगी। ठीक है, पास की वस्तु देखेंगे फोकस दूरी जो है कम हो जाएगी। तो अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है, याद रखेंगे, रेशेदार फाइब्रस है और जेली जैसा पदार्थ होता है। इसकी वक्रता में कुछ सीमाओं तक पक्षमाभी पेशियों द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, लेंस ये ज्यादा कर्व है। ठीक है, मान लो कि ये लेंस उत्तल लेंस, हमारे आंख में जो लेंस है बोल सकते हो कि उत्तल लेंस है। ठीक है, अब देखो ये ज्यादा कर्व है, ठीक है, और ये कम कर्व है। कुछ ऐसा हो गया, ये ज्यादा कर्व है लेंस और ये कम कर्व है, ये ज्यादा कर्व है ये कम कर्व है। तो लेंस अपने कर्वेचर को चेंज कर सकता है, यानी अपने वक्रता में कुछ सीमाओं तक परिवर्तन कर सकता है। किसकी मदद से? पक्षमाभी पेशियों की मदद से। ठीक है, पक्षमाभी पेशियों की मदद से, सिलियरी मसल की मदद से। सिलियरी मसल जो होती है, पक्षमाभी पेशियां जो होती है, यही इस लेंस को जो है पकड़ के रखती है, यही इस लेंस को पकड़ के रखती है। तो जैसे पुतली के साइज को आइरिस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक वैसे ही लेंस के कर्वेचर को चेंज किया जाता है पक्षमाभी पेशियों की मदद से। ठीक, अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। भाई कर्वेचर में चेंज होने से क्या होगा? कर्वेचर में ऐसे चेंज होने से क्या होगा? फोकल डिस्टेंस में चेंज आएगा, है ना। ज्यादा कर्व फोकल डिस्टेंस कम, कम कर्व फोकल डिस्टेंस ज्यादा। ठीक, तो जब आप दूर की वस्तु देखते हैं, लेंस जो है, लेंस की वक्रता कम हो जाती है, फोकल डिस्टेंस बढ़ जाती है। जब आप पास की वस्तु देखते हैं, लेंस ज्यादा कर्व हो जाता है, ठीक, वक्रीय ज्यादा हो जाता है, कर्वेचर इंक्रीज कर जाता है, फोकल डिस्टेंस घट जाता है। ठीक, जब पेशियां शिथिल होती हैं, रिलैक्स करती है, अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। पतला हो जाने से इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस स्थिति में हम दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पाते हैं। जब आप आंख के निकट की वस्तुओं को देखते हैं, पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने के बाद क्या होगा? कर्वेचर इंक्रीज कर जाता है, फोकल डिस्टेंस घट, कर्वेचर इंक्रीज हो जाता है। कर्वेचर इंक्रीज तो लेंस मोटा हो जाता है, फोकल डिस्टेंस कम हो जाता है, फोकस दूरी घट जाती है और हम नजदीक की वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं। अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ये ज्यादा कर्व्ड है, ये कम कर्व्ड है। नजदीक की वस्तु देखेंगे तो ये हाल होगा, लेंस मोटा हो जाएगा, फोकल डिस्टेंस घट जाएगी। दूर की वस्तु देखेंगे फोकल डिस्टेंस बढ़ जाएगी, नजदीक की देखेंगे फोकल डिस्टेंस घट जाएगी। ये कब होगा? पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाएगी तब। ये कब होगा? पक्षमाभी पेशियां जब शिथिल हो जाएगी तब। दूर की वस्तु देखेंगे तब लेंस पतला हो जाएगा, फोकल डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये सारे पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट है। तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन कहलाती है, या फिर इसी को समंजन क्षमता कहते हैं। भाई पक्षमाभी पेशियों के मदद से लेंस अपने फोकल डिस्टेंस को बढ़ा रहा है, घटा रहा है। ठीक, दूर की वस्तु देखता है तो बढ़ा लेता है, नजदीक की वस्तु देखता है तो कम कर देता है। इसी क्षमता को, लेंस के पास ये जो क्षमता है, इसी को समंजन क्षमता कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर इस समंजन क्षमता में दिक्कत आ जाए, ये मान लो किसी, जब एक व्यक्ति बूढ़ा होता है तब उसके नेत्र के पास ये जो समंजन है ये कम होने लगता है। पक्षमाभी पेशियां जो है वो अब सही से मदद नहीं करती है, पक्षमाभी पेशियां जो है हार्ड हो जाती है। ऐसे में ये जो लेंस का कर्वेचर चेंज हो पा रहा है, ठीक है, फोकल डिस्टेंस को बढ़ाया घटाया जा रहा है, ये नहीं हो पाता है। तो ऐसे में व्यक्ति को जो है देखने में दिक्कत आती है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं होती है। जैसे अभी आपने देखा कि पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाती है, लेंस ज्यादा कर्व हो जाता है, भाई मोटा हो जाता है और फोकल डिस्टेंस घट जाती है। लेकिन फोकल डिस्टेंस जो है एक निश्चित सीमा तक ही कम किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि कम करके 0 ही कर दो आप, पॉसिबल नहीं है। एक निश्चित सीमा तक ही कम किया जा सकता है। किसी छपे हुए पृष्ठ को आंख के अत्यंत निकट रखकर उसे पढ़ने का प्रयास कीजिए। आप अनुभव करेंगे प्रतिबिंब धुंधला या इससे आपके नेत्रों पर तनाव पड़ता है। एकदम छोटे अक्षरों में जो है लिखा हुआ है, आप ऐसे आंख एकदम पास लाकर देखो, आपको वो अक्षर दिखेंगे भी नहीं। इवन आप हाथ को भी लेकर के आओगे तो आप साफ साफ नहीं देख पाओगे, और ज़्यादा देर तक आप देखोगे तो आपको जो है यहाँ पर तनाव होगा, है ना। ये आंखों पर तनाव होगा, यहाँ आसपास सब जगह तनाव होगा, क्योंकि जो नेत्र लेंस है, जो लेंस है वो फोकस जो है नहीं कर पा रहा है। उतना कम फोकल डिस्टेंस, भाई इस डिस्टेंस पर आप रखेंगे
इतना कम फोकल डिस्टेंस वो कर ही नहीं पा रहा है ना। एक लिमिट से आप कम फोकल डिस्टेंस चाह रहे हो ना, वो नहीं मिलेगा आपको। किसी वस्तु को आप आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए आप इसे अपने नेत्र से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखिए। 25 सेंटीमीटर तक दूर रखेंगे आप सही से देख पाएंगे। इससे पास लाएंगे तो आपको देखने में दिक्कत आएगी। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है उसे सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी या फिर नेत्र का निकट बिंदु भी कहते हैं। तो नेत्र का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी आंखों में स्वस्थ है, हेल्दी है आपकी आंखें। तो नेत्र का निकट बिंदु कितनी है भाई? क्या है? 25 सेंटीमीटर। नेत्र का निकट बिंदु जो है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर कम से कम दूरी आपको रखनी पड़ेगी आंख से, तभी आप वस्तु को साफ साफ देख पाएंगे। इससे कम दूरी आप करेंगे तो आप साफ साफ नहीं देख पाएंगे। दूर की बात करते हैं तो हम तारे भी देख लेते हैं, है ना भाई। कितनी दूर की वस्तु हम देख पाएंगे? तारे भी देख लेते हैं हम लोग, यानी कि दूरी में कोई दिक्कत नहीं है। अनंत दूरी तक की वस्तु को हम देख सकते हैं। तारे भी देख लेते हैं, चांद तारे सब देख लेते हैं। तो अनंत दूरी तक की वस्तु को हम देखते हैं। दूर बिंदु, नेत्र की दूर बिंदु, नेत्र का दूर बिंदु, ठीक है, नेत्र का दूर बिंदु अनंत है, लेकिन निकट बिंदु में भाई 25 सेंटीमीटर है, इससे कम नहीं है। किसी सामान्य दृष्टि के लिए तरुण वयस्क के लिए निकट बिंदु की आंख से दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। नेत्र का दूर बिंदु, वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है नेत्र का फार पॉइंट कहलाता है। ये नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर और ये फार पॉइंट है जो कि इन्फिनिटी है, अनंत है। इस प्रकार आप नोट कर सकते हैं कि एक सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक रखी सभी वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। दुधिया हो जाता है, धुंधला हो जाता है। अगर दुधिया हो गया, धुंधला हो गया तो क्या होगा? जो लाइट हमारे आंखों में जाने वाली है वो लेंस से अपवर्तित होने में उसको प्रॉब्लम आएगी, है ना, क्योंकि दुधिया हो चुका है। अब वो ट्रांसपेरेंट जो है वो लेंस उतना नहीं रहा, तो ऐसे में क्या होगा? लाइट जो है लेंस को क्रॉस नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ऐसे में इमेज भी नहीं बनेगा रेटिना पर। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस यानी कि लेंस जो है वो दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं, कैटरेक्ट कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है। दिखने में दिक्कतें आएंगी या हो सकता है बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाए, लेकिन इसका इलाज है ना, मेडिकल सर्जरी करके जो है वापस से दृष्टि को लौटाया जा सकता है, संभव है ये, है ना। बहुत लोगों को आप सुनते होंगे मोतियाबिंद था, अब उसका जो है ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुआ है, अब वो व्यक्ति जो है देख पा रहा है। दृष्टि के लिए हमारे दो नेत्र क्यों हैं, केवल एक ही क्यों नहीं? दृष्टि के लिए हमारे दो नेत्र क्यों हैं, केवल एक ही क्यों नहीं है? दो आंखें हैं, दोनों के बीच में दूरी भी है, सबका रोल है ना। नेचर ने बनाया है सब कुछ सोच समझ करके। एक नेत्र की बजाय दो नेत्र होने के हमें अनेक लाभ हैं। इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि लगभग 150 डिग्री होता है। मतलब अगर एक ही आंख है तो आप जो है 150 डिग्री क्षैतिज 150 डिग्री के एंगल तक की ही चीजों को देख सकते हैं। 150 डिग्री, ठीक है। अब दोनों आंखें आपके पास है तो आपका ये एंगल बढ़ गया 180 डिग्री, है ना। पूरा आप यहां से ऐसे देख सकते हो आगे का, ठीक है, 180 डिग्री। एक आंख बंद कर देंगे तो 150 डिग्री और दोनों आंख खोल देंगे तो पूरा 180 डिग्री तक आप हॉरिजॉन्टली हर चीज को देख सकते हैं। तो ये लाभ मिला आपको। जबकि दो नेत्र यह लगभग 180 डिग्री जाता है ना। तो दृष्टि क्षेत्र जो है दो आंख के होने से बढ़ जाता है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा एरिया को देख पाते हैं। वास्तव में किसी मंद प्रकाशित वस्तु के संसूचन की सामर्थ्य एक की बजाय दो संसूचकों से बढ़ जाती है। रोशनी कम है, एक आंख बंद कर दोगे तो कम रोशनी में जो है आप वस्तु को उतने अच्छे से नहीं देख पाओगे। दोनों आंखें अगर आप खोल देंगे तो आप अच्छे से देख पाएंगे प्रकाश, जब लाइट जो है कम हो तब। अब शिकार करने वाले जंतुओं के दो नेत्र प्रायः उनके सिर पर विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं, तो उनका दृष्टि क्षेत्र और भी ज्यादा हो जाता है। पीछे की भी सीन को वो देख पाते हैं। दो नेत्र जो है प्रायः उनके सिर पर विपरीत दिशाओं में होते हैं। सिर पर अगर विपरीत दिशाओं में है तो वो ज्यादा एरिया को देख पाएंगे, जिससे उन्हें अधिकतम विस्तृत दृष्टि क्षेत्र प्राप्त हो सके।
तो हमसे ज़्यादा दृष्टि क्षेत्र जो है इन जंतुओं के पास होते हैं जिनके दोनों आंख जो है सिर के विपरीत दिशाओं में होते हैं, परंतु हमारे दोनों नेत्र सिर पर सामने की ओर स्थित होते हैं। हमारे दोनों नेत्र सिर पर, देख पा रहे हो ना, सामने की ओर है। इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र तो कम हो जाता है, इनके इतना दृष्टि क्षेत्र नहीं है, लेकिन एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट हमें मिलता है आगे होने के और इनके बीच में जो स्पेस है थोड़ा उनके होने के, हमें त्रिविम चाक्षुकी का लाभ मिल जाता है ना। हमें 3 डायमेंशनल लाभ मिलता है, हम चीजों को 3D में देख पाते हैं। एक नेत्र बंद कीजिए, आपको संसार चपटा केवल 2D लगेगा। 2D में केवल लंबाई चौड़ाई होता है, 3D में ऊंचाई आ जाता है, गहराई आ जाता है। 2D मतलब एकदम से फ्लैट दिखेगा आपको, जैसे ही दोनों आंख खोलेंगे तो आपको एक गहराई मिलेगा। आप ये चीज ट्राई मार सकते हो, ठीक है। एक आंख बंद कीजिए और उसके बाद आप चीजों को देखिए, आपको फ्लैट दिखेगा, साफ साफ आपको अच्छे से फील आएगा। और जैसे ही आप खोलेंगे आपको एक गहराई डेप्थ मिलेगा। जिस भी चीज को आप देख पा रहे थे ना, पहले एक आंख को बंद कीजिए, ठीक, अच्छे से पहले ऑब्जर्व कर दीजिए, फिर आप दूसरी आंख खोलिए। आप देखेंगे कि जिस भी वस्तु को आप देख रहे थे ना, उसके बैकग्राउंड में एक डेप्थ आ गया है, वो वस्तु थोड़ी आगे आ गई है और बैकग्राउंड पीछे चला गया है। इसको आप और भी अच्छे से भांप सकते हैं। आप ऐसे वस्तु को देखिए, 3-4 वस्तु ऐसे पास में रखी हो, है ना, एक वस्तु यहाँ है, एक वस्तु यहाँ है और एक वस्तु यहाँ है, ऐसे रखो और तब आप ऐसे देखो, आपको लगेगा कि वो सारी वस्तुएं जो है काफी चिपकी से है, बहुत पास है। जैसे ही आप दूसरी आंख खोलेंगे, है ना, जैसे ही दूसरी आंख खोलेंगे वैसे आप देखेंगे कि उन वस्तुओं के बीच में जो है डिस्टेंस जो है बढ़ गया है। ये 3D फील होता है ना, इसी को 3 डायमेंशनल कहते हैं, 3 डायमेंशनल कहते हैं, राइट। आप क्या करो, एक आंख बंद करके, जैसे ये 2 पेन है ना, एक आंख ऐसे बंद कर दो और ये जो दोनों पॉइंट है ना, या फिर ये है, दोनों पॉइंट है, इसको आप ऐसे मिलाने की कोशिश करो, ठीक है। हो सकता है कि ज़्यादा चांस है कि आप एक बार में नहीं मिला पाएंगे, इसको नहीं मिला पाएंगे, लेकिन जैसे आप दोनों आंख खोल लेंगे ना, उसके बाद बड़ी आराम से आप इस दोनों को मिला देंगे, ठीक। तो दूरी का सही अंदाजा भी आपको दोनों आंखें खोलने के बाद अच्छे से लगता है। एक आंख बंद करके जो है आप दूरी की भी सही अंदाजा आप नहीं लगा पाओगे। मैंने आपसे कहा ना, आप 2 वस्तु को ऐसे रखो, ठीक है, ऐसे डिस्टेंस पे रखो, एक आंख बंद करो, आपको लगेगा कि दोनों वस्तु काफी पास है। जैसे आप दोनों आंख खोलेंगे आपको डेप्थ नजर आएगा। तो हम दुनिया को 3D में देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं? क्योंकि हमारी दोनों आंखें सामने हैं सिर के और इनके बीच में गैप है, ठीक। 3D में क्यों देख पाते हैं? ये जो हमारी आंखें हैं, आप एक वस्तु को देख रहे हो, ये आंख भी उसका इमेज बना रही है, ये आंख भी उसका इमेज बना रही है, दोनों आंख इमेज बना रही है, लेकिन दोनों आंख जो इमेज बना रही है ना, उस इमेज में अलग अलग तरीके से इमेज बनाती है। लगभग एक जैसा है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। जो इमेज बनता है ना दोनों आंखों से, उसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। उस अंतर को हमारा ब्रेन कंबाइन कर देता है। ये आंखें थोड़ा अलग टाइप का इमेज बना रही है, ये आंख थोड़ा अलग टाइप का इमेज बना रही है, फिर इन दोनों को मिला करके हमारा ब्रेन एक इमेज बनाता है, जिसके कारण डेप्थ आता है। 3D जो मूवी शूट होती है ना, 3D फिल्में जो शूट होती है, वहां भी देखेंगे आप तो एक ही सीन को अलग अलग कैमरे से रिकॉर्ड किया जाता है, अलग अलग एंगल से रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उसको मर्ज करके जो है एक सीन तैयार किया जाता है ना। एक ही सीन को अलग अलग एंगल से, सेम अलग अलग कैमरा से जो है रिकॉर्ड किया जाता है, इस एंगल से और फिर उसको कंबाइन किया जाता है, तब जाकर के 3D इफेक्ट आता है। इसीलिए 3D मूवी बनने में कॉस्टिंग जो है फिल्म की बढ़ जाती है। दोनों नेत्र खोलिए, आपको संसार की वस्तुओं में गहराई की तीसरी विमा दिखाई देगी। तीसरी विमा गहराई, लंबाई, चौड़ाई, गहराई या फिर ऊंचाई बोल सकते हो आप। एक आंख बंद करो, लंबाई चौड़ाई में दुनिया आपको दिखने वाली है। तीसरी आंख नहीं, दोनों आंख खोल दो, आपको तो लंबाई चौड़ाई के साथ आपको गहराई भी नजर आएगी। क्योंकि हमारे नेत्र के बीच कुछ सेंटीमीटर का गैप होता है, इसीलिए प्रत्येक नेत्र किसी वस्तु का थोड़ा सा भिन्न प्रतिबिंब देखता है। थोड़ा सा भिन्न प्रतिबिंब बोल सकते हो, रेटिना पर बनता है। हमारा मस्तिष्क दोनों प्रतिबिंबों का संयोजन करके एक प्रतिबिंब बना देता है। इस प्रकार अतिरिक्त सूचना का उपयोग करके हम यह बता देते हैं कोई वस्तु हमारे से कितनी दूर या पास है। तो काफी मजेदार बातें हैं इस वाले बॉक्स में, ठीक है। अब आइए दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन पढ़ते हैं। आंखों में क्या दिक्कत है, कैसे ठीक करेंगे। कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता खो सकते हैं। समंजन क्षमता समझ गए ना,
सिलियरी मसल पक्षमावी पेशियों के शीतलन फैलने से जो है फोकल डिस्टेंस लेंस का फोकल डिस्टेंस जो है वो एडजस्ट हो जाता है। लेंस की इसी खासियत को हम लोग संवेदन क्षमता बोलते हैं। तो कभी कभी नेत्र जो है धीरे धीरे अपनी संवेदन क्षमता खो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि भाई संवेदन क्षमता क्या है, दूर की वस्तु देख रहे हैं फोकल डिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेकिन मान लीजिए कि अब दूर की वस्तु देख रहे हैं लेकिन फोकल डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहा है, भाई बढ़ नहीं रहा है तो हम दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाएंगे। नज़दीक की वस्तु देखने के लिए फोकल डिस्टेंस कम हो जाती है, लेकिन अब हम नज़दीक की वस्तु देख रहे हैं फोकल डिस्टेंस कम नहीं हो रही है तो हम नज़दीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पा रहे हैं। आंख को जो है, नेत्र को जो है फोकल डिस्टेंस बढ़ाने में दिक्कत हो सकता है, फोकल डिस्टेंस को कम करने में दिक्कत हो सकता है। इसके हिसाब से जो है अलग अलग प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाते हैं। नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है। प्रमुख रूप से दृष्टि के 3 सामान्य अपवर्तन दोष होते हैं, राइट। निकट दृष्टि दोष, अब देखो नाम पे मत जाना, ठीक है, निकट दृष्टि दोष, नाम पे मत जाना बोल रहा हूं। निकट दृष्टि दोष में ऐसा लगेगा कि निकट की वस्तु को देखने में प्रॉब्लम है, लेकिन होता ठीक उल्टा है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखती है, दूर की वस्तु धुंधली दिखती है। इसे हम लोग बायो में मायोपिया बोलते हैं। दीर्घ दृष्टि, दूर की वस्तु साफ साफ दिखेगी, नजदीक की वस्तु देखने में प्रॉब्लम होती है, इसे हम लोग हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। जरा दूर दृष्टि, प्रेसबायोपिया, इनमें ना दूर की वस्तु नजदीक की वस्तु दोनों देखने में दिक्कत आ सकती है, दोनों दिखने में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। इन दोषों को उपयुक्त गोलीय लेंस के उपयोग से संशोधित किया जा सकता है। हम इन दोषों तथा उनके संशोधन के बारे में संक्षेप में नीचे चर्चा करेंगे। इन सारे दोष को दूर किया जा सकता है ना, गोलीय लेंस की मदद से। जो चश्मा पहना जाएगा ना उसमें गोलीय लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को हम लोग निकट दृष्टिता भी कहते हैं, नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, और बायो में इसी को हम लोग मायोपिया बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तु को वह स्पष्ट नहीं देख पाता है। सोचो आंखों में कोई दिक्कत नहीं है, आंख में कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल आंखें हैं, वैसे में तारे भी देख पाते हैं हम लोग। अनंत स्थित वस्तु को, अनंत दूर स्थित वस्तु को हम लोग देख पाते हैं, लेकिन जिसको निकट दृष्टि दोष होता है ना, वो अनंत रखी वस्तु को नहीं देख पाएगा, है ना। दूर बिंदु, जो दूर बिंदु है एक सामान्य आंख के लिए वो तो अनंत है, लेकिन इस दोष में क्या होता है, दूर बिंदु नजदीक आ जाता है, क्योंकि दूर स्थित वस्तु को तो वो देख ही नहीं पा रहा है, नजदीक की वस्तु को साफ साफ देख पा रहा है निकट दृष्टि दोष में। ऐसे दोष व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत ना होकर के नेत्र के पास आ जाता है। पहले क्या था, अनंत था दूर बिंदु, अब घट करके पास आ गया। भाई कितना पास आ गया, ये दोष के ऊपर डिपेंड करता है कि किस हद तक है, किस हद तक है, दोष के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे व्यक्ति कुछ मीटर दूर रखी वस्तुओं को ही सुस्पष्ट देख सकता है। कुछ मीटर, मान लो कि 1 मीटर रखी वस्तु को ही सुस्पष्ट देख पाएगा। पहले अनंत तक की वस्तु को देख पाता था, लेकिन अब उसका पहले दूर बिंदु जो है अनंत था, तो अनंत तक की वस्तु को साफ साफ देख पा रहा था। अब क्या है कि उसका दूर बिंदु नजदीक आ चुका है, अब अनंत नहीं है, हो सकता है कि अब 1 मीटर हो सकता है कि 2 मीटर हो। निकट दृष्टि दोष नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर न बनकर दृष्टि पटल के सामने बनता है। दृष्टि पटल पर ना बनकर के दृष्टि पटल के सामने बनता है। देखो इस वाले पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि व्यक्ति ना नजदीक की वस्तु अभी देख रहा है ना, नजदीक की वस्तु देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये पीछे रेटिना है, रेटिना पर इमेज बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, रेटिना पर इमेज बन रहा है। रेटिना पर इमेज बनेगा ना, एग्जैक्ट रेटिना पर बनेगा, तभी जाके वस्तु जो है साफ साफ दिखाई पड़ेगी। अगर रेटिना के पीछे बन जाए, रेटिना के सामने बन जाए, वैसे केस में नहीं। तो नजदीक की वस्तु देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब देखो दूर की वस्तु देख रहा है ना, दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें पैरेलल होती है, आपको पता है। दूर अगर कोई वस्तु है वहां से प्रकाश की किरणें जो है समानांतर आती है, तो यही चीज आपको दिखाया गया है कि जब दूर की वस्तु को आंख देख रही है ना, तो इसका इमेज देखो रेटिना पर ना बन करके रेटिना के सामने बन जा रहा है, यहां पर बन जा रहा है। रेटिना पर ना बनकर रेटिना के सामने बनता है। रेटिना के सामने किसमें, दूर की वस्तु देख रहा है तब। देखो ये नजदीक की वस्तु देख रहा है, ओ डैश दूर है, यहां से प्रकाश की किरणें आ रही है, रेटिना से पहले इमेज बन जा रही है। ये दिक्कत है भाई। सामान्य आंख के लिए अनंत से आने, अनंत पर वस्तु है तो भी वस्तु दिख जानी चाहिए, लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं हो रहा है, इसके केस में ऐसा नहीं हो रहा है।
अब इस दोष के उत्पन्न होने के कारण क्या है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना। भाई ज्यादा कर्व हो गया है, नजदीक की वस्तु को आसानी से देख पा रहा है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है ना। तो वक्रता अत्यधिक हो जाना, ज्यादा वक्र हो गया मतलब फोकल डिस्टेंस जो है इनका कम हो गया। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, इस दोष को ये याद रखिएगा। अभिनेत्र लेंस का कर्व ज्यादा हो गया यानी फोकल डिस्टेंस इसका घट गया है, ज्यादा डिस्टेंस फोकल डिस्टेंस को बढ़ा नहीं पा रहा है आप। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। अवतल लेंस के मदद से, अवतल लेंस बोले तो अपसारी लेंस, अपसारी लेंस के मदद से जो है इस दोष को दूर किया जा सकता है। अब देखो क्या हुआ इसमें, ठीक है, हम यहां पढ़ लेते हैं। पहले अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इसे चित्र 11.2c में 11.2c में इसकी बात की जा रही है, दर्शाया गया है। उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस वस्तु के प्रतिबिंब को वापस दृष्टिपटल पर ले आता है तथा इस प्रकार इस दोष का संशोधन हो जाता है। अब देखो अवतल लेंस का इस्तेमाल किया गया है इस दोष को दूर करने के लिए। इस अवतल लेंस का जब इस्तेमाल किया गया तो अब देखो अनंत से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं एक दूसरे के समानांतर, वो अब इमेज जो है वो जो है अब फोकस हो रही है इस रेटिना पर। पहले ये जो समानांतर प्रकाश की किरणें हैं ये रेटिना से पहले ही फोकस हो जा रही है तो यहीं पर इमेज बन जा रहा है। लेकिन अब इस अवतल लेंस का जो इस्तेमाल किया गया है, अब ये अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जो है वो इस रेटिना पर आसानी से फोकस हो पा रही है, तो ऐसे में अब व्यक्ति को दिखेगा। लेकिन इस लेंस ने किया क्या? आप बोलेंगे कि सर इस लेंस ने ये किया कि अनंत से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं उसको रेटिना पर ले जाकर के फोकस करवा दिया। चलिए ठीक है, लेकिन एक दूसरा तरीका भी है इसे सोचने का। ये चश्मा लगाने के बाद, इस लेंस से बने हुए चश्मा को लगाने के बाद जो हमारी आंखें हैं वो सीधा ओरिजिनल वस्तु को नहीं देख रही है, वो उस वस्तु के इमेज को देख रही है। जो हमारी आंखें हैं वो सीधा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, ओरिजिनल वस्तु है, उसको नहीं देख रही है, उसके इमेज को देख रही है। यानी रेटिना पर जो इमेज बन रहा है वो सीधा वस्तु का नहीं बन रहा है, वस्तु के प्रतिबिंब का प्रतिबिंब बन रहा है। रेटिना पर वस्तु के प्रतिबिंब का प्रतिबिंब बन रहा है। कैसे बन रहा है आप यहां पर देखिए, और यहां पर कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। न्यूमेरिकल में ये बातें जो है काम आएगी। इस दोष में हुआ क्या? व्यक्ति का जो फार पॉइंट था वो तो अनंत था, वस्तु मतलब कि वस्तु दूरी जो है एक सामान्य आंख के लिए अनंत है, दूर बिंदु। इस आंख के केस में क्या हुआ कि व्यक्ति अगर इसकी आंखों में कोई दोष नहीं होता तो अनंत तक की वस्तुओं को देख पा रहा था। अब क्या हुआ कि इसका दूर बिंदु नजदीक आ चुका है, कुछ मीटर में मान लो कि आ चुका है, कुछ भी फाइनाइट डिस्टेंस है वो आ चुका है। इस लेंस ने देखो क्या किया, इस लेंस ने अनंत दूरी पर जो वस्तु है उसका इमेज नजदीक ला करके बना दिया, क्योंकि नजदीक की वस्तुओं को तो ये साफ साफ देख सकता है ना, नजदीक की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। जैसे यहां पर अगर वस्तु है नजदीक में तो प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आंखें जो है आराम से देख पा रही है। तो इस लेंस ने वही काम किया है, अनंत पर रखी जो वस्तु है ना उसका इमेज जो है इस ओ पर बना दिया। देखो यहां पर इस ओ पर बना दिया, देखो ना ऐसे आपको बैक करके दिखाया गया है। इस लेंस ने वास्तव में क्या किया कि अनंत पर रखी जो वस्तु थी उसका इमेज जो है नजदीक में ला करके बना दिया। ये कुछ भी हो सकता है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, है ना, कुछ सेंटीमीटर भी हो सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इस लेंस ने क्या किया कि अनंत पर रखी वस्तु का इमेज जो है वो नजदीक में बना दिया, नजदीक में बना दिया। नजदीक की वस्तु को देखने में कोई दिक्कत नहीं है, तो अब आंखें जो है आराम से वस्तु का प्रतिबिंब जो है यहां पर, यानी कि जो लेंस है यहां पर बना पा रही है। अब आंखें जो है आराम से देख रही है। तो इस अवतल लेंस ने दूर की वस्तु का प्रतिबिंब जो है इतना नजदीक ला करके बना दिया कि अब आंखें जो है आराम से वस्तु को देख पा रही है। तो इस लेंस के हिसाब से आप सोचिए कि वस्तु दूरी अनंत है और प्रतिबिंब दूरी भाई जहां तक ये आंखें देख पा रही है नजदीक की वस्तु को वो हो जाएगी। ये अलग अलग मान हो सकता है दोष के हिसाब से, व्यक्ति के हिसाब से, ठीक है, कि किसमें कितना दोष है। ये आपको ध्यान में रखना है न्यूमेरिकल बनाने के लिए कि निकट दृष्टि दोष में आप वस्तु दूरी अनंत लेंगे, है ना, वस्तु अनंत में है उसका इमेज जो है नजदीक में बनाया जाता है, और v का मान जो भी होगा ना उसको आप लेंगे निगेटिव,
उसको लेंगे नेगेटिव, आप चिन्ह परिपाटी लगाएंगे तो जिधर बिंब है उधर ही प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, इधर ही बनता है। अगर इधर बनता तो हम जानते हैं इधर की ओर पॉजिटिव डिस्टेंस लेते हैं, इधर की ओर नेगेटिव लेते हैं। इस पे आधारित एक देखो जो आखिरी में एक्सरसाइज दिया गया है उसमें एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। तो आखिरी में जो एक्सरसाइज के प्रश्न है वो प्रश्न भी हम लोग आज के इस वीडियो में करेंगे। जो भी टॉपिक्स हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक से जो भी सवाल है उन सारे को, राइट। तो जो मैंने आपको यहां पर बताया ये चीज तो आपको समझ में आ गया ना। इस लेंस ने क्या किया कि भाई अनंत दूरी पर जो वस्तु है उसका इमेज जो है नजदीक में ला करके बना दिया। भाई कितने नजदीक में, अब इसके आंख में कितना दोष है, ठीक है, कितने नजदीक के वस्तु को देख पा रहे हैं। जो भी मान होगा ना उसको हम लोग नेगेटिव में वैल्यू पुट करेंगे। आइए इस प्रश्न को बनाते हैं। किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। दूर बिंदु, भाई देखो निकट दूर बिंदु अनंत होना चाहिए, लेकिन क्योंकि दोष है तो इसका दूर बिंदु घट करके अब मात्र 80 सेंटीमीटर है। तो अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। अवतल लेंस का काम क्या होगा कि अनंत पर रखी जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब जो है 80 सेंटीमीटर पर ला करके बना दे, क्योंकि अब ये व्यक्ति जो है मैक्सिमम 80 सेंटीमीटर तक की वस्तु को देख सकता है। उससे बाहर, उसके बाद अगर कोई वस्तु है 100 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर पर तो नहीं देख पाएगा। बेचारा पहले अनंत तक की वस्तु को देख पा रहा था, लेकिन अब मात्र मैक्सिमम 80 सेंटीमीटर तक की वस्तु को देख पाएगा। तो अनंत पर रखी जो वस्तु है उसका इमेज जो है 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बना करके ये अवतल लेंस देगा, ठीक। और मान आपको नेगेटिव लेना है। आपको क्या चाहिए, आवश्यक लेंस। भाई किस लेंस का इस्तेमाल करेंगे, तो अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे, अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी, संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति, आवश्यक लेंस की प्रकृति अवतल लेंस है। और क्षमता क्या होगी, पावर आपसे पूछा है तो पावर हम जानते हैं 1/f होता है। अगर हम f मीटर में लेते हैं, अगर सेंटीमीटर में है तो f को हम लोग क्या करेंगे 100/f करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आपको f चाहिए, तो हम यहाँ पर लेंस सूत्र लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बट्टे में 80 हो जाएगा, माइनस 1 बट्टे में अनंत हो जाएगा। 1 को अनंत हिस्से में आप तोड़ेंगे तो आपके हाथ में क्या आएगा, कुछ नहीं, ठीक है। 1 को अगर आप अनंत हिस्सों में तोड़ दें तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, इसीलिए 1 बट्टा इन्फिनिटी का मान 0 हो जाएगा, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, ठीक। तो माइनस 1 बट्टे में 80 हो जाएगा, राइट। अब देखो ये f का मान आ गया माइनस 80 सेंटीमीटर, ठीक। हमें अब पावर चाहिए, पावर का फॉर्मूला लगाएंगे 100/f, 100/f क्योंकि f सेंटीमीटर में है तो माइनस 80 हो जाएगा। ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, माइनस 10 बट्टे में 8 पावर बराबर हो जाएगा 2 से काटेंगे, 2 पंचे में 10 और 2 चौके में 8। ये आपका आ गया आंसर डायोप्टर में, ठीक। माइनस 5/4 डायोप्टर, ये पावर जो है लेंस के पास होनी चाहिए, ठीक है। जो भी चश्मा व्यक्ति पहनेगा उसके आंख में अवतल लेंस लगा होगा जिसकी शक्ति ये होगी, राइट। आप चाहो तो इसको पॉइंट में जो है कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष को आप कवर करते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष को दूरदृष्टता यानी कि फार साइटेडनेस भी कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देखता है परंतु निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। नजदीक की वस्तु को देखने में प्रॉब्लम है। वैसे आपकी आंखों में कोई समस्या नहीं है, फिर भी आप 25 सेंटीमीटर से नजदीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाएंगे, ये तो हर आंख की समस्या है। लेकिन जब व्यक्ति को ये दोष होता है तब 25 सेंटीमीटर के बाद भी कुछ दूरी तक व्यक्ति को जो है वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो उसका निकट बिंदु है वो दूर चला गया है। पहले 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को साफ साफ देख पा रहा था, अब क्या है कि 30 चला गया तो भी नहीं देख पा रहा है, 35 चला गया तो भी नहीं देख पा रहा है, 40 चला गया तो भी नहीं देख पा रहा है। तो हम बोल सकते हैं ना कि उसके लिए अब निकट बिंदु जो है वो दूर चला गया है। ऐसे दोष व्यक्ति का निकट बिंदु जो है सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। ऐसे व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर काफी दूर
रखना पड़ता है। इसका कारण यह है कि मान लो कि आपकी आंख में कोई समस्या नहीं है, ठीक है, आपकी आंखों में कोई समस्या नहीं है, कोई चीज लिखी हुई है भाई किसी चीज पर, तो आप 25 सेंटीमीटर तक आराम से देख सकते हो। लेकिन अगर आपको ये दोष हो जाए तो 25 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर दूर लेकर जाना पड़ेगा आपको। आप नहीं देख पा रहे हो, आपको देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ तक ले जाने के बाद हमें वस्तु जो है या जो भी चीजें लिखी हुई है वो साफ साफ दिखाई पड़ रही है। इसी कारण यह है कि पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें जो है दृष्टि पटल के पीछे फोकसित होती है। अब यहां पर देखो आप, एक सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु ये एन डैश है, एन डैश, ये दूरी कितनी होगी 25 सेंटीमीटर। ये दूरी जो है एक सामान्य आंख के लिए 25 सेंटीमीटर। भाई 25 सेंटीमीटर से कम अगर दूरी है आंख से तो एक सामान्य आंख जिसके आंखों में कोई दोष नहीं वो भी नहीं देख पाएगा, है ना, यहां तक तो कोई नहीं देख पाएगा। ठीक, अब देखो क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर कोई वस्तु रखी गई है तो देखो इसका इमेज रेटिना के पीछे बन रहा है, नहीं देख पा रहा है, ये रेटिना के पीछे बन रहा है 25 सेंटीमीटर की वस्तु को। जबकि एक सामान्य आंख के लिए क्या था कि 25 सेंटीमीटर अगर हमने ये दूरी माना है तो यहां से प्रतिबिंब जो है रेटिना पर आराम से बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बन रहा है, रेटिना के पीछे बन रहा है, तो वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ेगी, धुंधली नजर आएगी। अब क्या हो रहा है कि इसका जो ये निकट बिंदु है वो अब देखो एन हो चुका है। एन पर जब वस्तु को एन पर जब वस्तु को रखा गया है तो देखो आराम से प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है। मतलब क्या हुआ कि अब जो व्यक्ति है ना, अब इसके भीतर अगर वस्तु है इस डिस्टेंस के, तो व्यक्ति को साफ साफ वस्तु जो है दिखाई नहीं पड़ रही है। एग्जैक्ट एन कम से कम इतनी दूरी चाहिए व्यक्ति को। तो हम बोल सकते हैं ना कि भाई पहले 25 सेंटीमीटर निकट बिंदु है, अब क्या हुआ निकट बिंदु दूर चला गया। हो सकता है कि ये 25 के बजाय अब जो है वो 40 सेंटीमीटर हो, है ना, 25 के बजाय 40, यानी कि अब जो है 15 सेंटीमीटर और दूर लेकर के जाना पड़ेगा। 25, 30, हाँ ठीक है, 25, 5, 30 और 10, 40, यानी अब जो है पहले 25 तक ठीक था, अब जो है और 15 सेंटीमीटर पीछे लेकर के जाओ, अब 40 सेंटीमीटर लेकर के जाना पड़ेगा दूर वस्तु को, ठीक है, तब जाकर के साफ साफ देख पाएगा। राइट, अब देखो इस दोष को दूर करने के लिए जो है पहले देख लेते हैं आगे इसमें और क्या सब बातें कही गई है, ऐसा क्यों होता है। देखो इस दोष को उत्पन्न होने के कारण क्या हो सकते हैं कि फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। फोकस दूरी बढ़ गया है, फोकस दूरी बढ़ गया मतलब समझ सकते हो, लेंस जो है पतला हो चुका है, लेंस पतला हो चुका है, वक्रता कम हो चुका है, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। इस दोष को उपयुक्त क्षमता के अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। चित्र 11.c में दर्शाया गया है। उत्तल लेंस युक्त चश्मे दृष्टिपटल पर वस्तु का प्रतिबिंब फोकसित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त क्षमता प्रदान करते हैं। इस लेंस ने देखो क्या किया, देखो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर भाई वस्तु है, नहीं देख पाएगा, है ना, इसको कम से कम 40 सेंटीमीटर पर रखना पड़ेगा। ये मैंने एग्जांपल लिया है 40 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए कि हमने कहा कि भाई कम से कम 40 सेंटीमीटर तो आंख से वस्तु को दूर रखनी ही पड़ेगी, तभी जाकर के ये दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख पाएगा। तो इस लेंस का क्या काम होगा, इस लेंस का काम ये होगा कि भाई 40 सेंटीमीटर के भीतर जो भी वस्तु है उन सारे का प्रतिबिंब जो है आप बनाकर रख दो 40 सेंटीमीटर पर। समझ में आया। इस लेंस का क्या काम होगा कि 40 सेंटीमीटर के भीतर जो भी वस्तु है उन सारे का इमेज बनाकर रख दो 40 सेंटीमीटर पर, क्योंकि 40 सेंटीमीटर दूरी कम से कम चाहिए वस्तु को साफ साफ देखने के लिए इस आंख को। ठीक, जब इस लेंस के द्वारा 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाकर रख दिया जाएगा तो उस प्रतिबिंब का प्रतिबिंब जो है अब ये अभिनेत्र लेंस रेटिना पर बनाएगा। तो देखो इस लेंस ने क्या किया कि लाइट को, इस लेंस ने रेटिना पर जो है लाइट को फोकस किया, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, इस लेंस ने यहां पर जो वस्तु है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर जो वस्तु है इसका इमेज जो है 40 सेंटीमीटर दूरी पर बना करके रखा है। तब जाकर के ये आंख जो है साफ साफ देख, ये जो हमारी आंखें हैं इस दोष युक्त जो आंखें हैं वो साफ साफ वस्तु को देख पा रही है। तो दोनों चीजें आपको समझनी है। लेंस ने क्या किया भाई, रेटिना के पीछे इमेज बन रहा था, रेटिना के पीछे लाइट
रे जो है फोकस एक दूसरे को कर रही थी, एक दूसरे को काट रही थी, या फिर लाइट जो है फोकस हो रही थी रेटिना के पीछे। अब इस लेंस के लगाने के बाद रेटिना पर वो सारी जो किरणें हैं वो फोकस हो रही है। एक तो ये तरीका है सोचने का। दूसरा तरीका क्या है कि जो नज़दीक की वस्तु है, इसका इमेज जो है थोड़ा दूर बना करके रख दिया, क्योंकि दूर की वस्तु को देखने में कोई दिक्कत इसको नहीं है। ठीक है, कम से कम 40 सेंटीमीटर दूरी चाहिए, तो नज़दीक की वस्तु का इमेज जो है 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ले जाकर के ये लेंस जो है बना दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो लेंस है इसके लिए वस्तु दूरी भाई कितनी, 25 सेंटीमीटर। इसके लिए वस्तु दूरी कितनी, 25 सेंटीमीटर। हम 25 सेंटीमीटर ही लेकर के चलेंगे, -25 सेंटीमीटर कम से कम। 25 सेंटीमीटर भीतर की तो बात ही नहीं करेंगे हम, 25 सेंटीमीटर हम लोग कम से कम लेकर चलते हैं कि सबसे नज़दीक की वस्तु 25 सेंटीमीटर है। इसका इमेज जो है हमें ले जाकर के बना करके देना है कहाँ पर, जो भी वस्तु का जो ये दूर बिंदु है, निकट बिंदु है, जो भी इस वस्तु का जो निकट बिंदु है वहाँ पर। तो जो भी मान आएगा उसको आप नेगेटिव साइन के साथ पुट करोगे, क्योंकि इमेज तो है लेंस के इसी साइड, जिधर वस्तु इधर ही बना कर देना, यानी कि इधर की ओर नेगेटिव हम डिस्टेंस लेते हैं। तो इस लेंस का क्या काम होगा कि जो भी वस्तु है 25 सेंटीमीटर पर, ठीक है, उसका इमेज आप उतनी दूरी पर बनाकर दे दो कि आंख को देखने में प्रॉब्लम ना हो। अब इस पे आधारित भी एक आइए सवाल है, चित्र बनाकर दर्शाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। तो ये चित्र आपके सामने पड़ा हुआ है। एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है। निकट बिंदु 1 मीटर है। कायदे से एक सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु भाई कितनी होती है, या फिर जो लेंस यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है इसका काम क्या है कि जो निकट बिंदु यानी जो 25 सेंटीमीटर पे रखी वस्तु है इसका इमेज बनाकर देना 1 मीटर के डिस्टेंस पे, यानी कि 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। यही तो इस लेंस का काम होगा ना। 1 मीटर तक कम से कम दूरी चाहिए वस्तु को साफ साफ देखने के लिए। तो 25 सेंटीमीटर वैसे तो 25 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर के बीच में जो भी वस्तु आएगी सारे का इमेज जो है एग्जैक्ट 100 सेंटीमीटर पर बना करके इस लेंस को देना होगा। लेकिन भाई हम कौन सा दूरी लें, तो हम जो निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर एक सामान्य आंख के लिए हम उतनी दूरी लेकर के चलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस बीच में इस दूरी में जो भी वस्तु है सारे का इमेज जो है इस डिस्टेंस पर बना करके देना होगा, लेकिन हम लोग 25 सेंटीमीटर जो सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु है उसको लेकर के चलेंगे। ठीक, और ये जो v का मान है ये अलग अलग व्यक्ति के दोष में जो है अलग अलग आ सकता है। किसी के लिए 1 मीटर, किसी के लिए 1.5 मीटर, किसी के लिए 1.3 मीटर ये आ सकता है। फिर से आपको क्या चाहिए, पावर चाहिए। लेंस कौन सा भाई चाहिए, तो लेंस जो है वो उत्तल चाहिए, पावर चाहिए। P = 1/f करेंगे, यहां से 1/f का मान या फिर f का मान जो है पुट आपको करना पड़ेगा। यहां से 1/f = 1/v माइनस में 1/u हो जाएगा। 1/f = 1/v माइनस 1/100 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/25। 100-25 का एलसीएम 100 आएगा, ये -1 हो जाएगा, 25 चौके में 100 हो जाएगा। 1/f का मान जो है यहाँ पर आ जाएगा 3/100। तो यहाँ से f आ जाएगा 100/3 प्लस साइन के साथ। हम जानते भी हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे 100/f, है ना, ये सेंटीमीटर में। ठीक, तो ये मान हमारा हो जाएगा 100 गुने में 3/100, राइट। 100 से 100 खत्म हो जाएगा, पावर आ जाएगा आपका 3 डायोप्टर। 3 डायोप्टर जो है आपको यहाँ पर लेंस की क्षमता जो है आपको रखनी पड़ेगी। ठीक, अब आपके एनसीईआरटी किताब में ये बॉक्स दिया गया है, इसमें कुछ बातें दी गई है नेत्रदान को लेकर के। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लीजिए। यहाँ से सवाल यही आता है कि अगर कोई इंसान कॉर्निया अंधता से पीड़ित है, अगर कोई इंसान इसलिए अंधा है कि उसका कॉर्निया खराब है, तो कॉर्निया को दान किया जा सकता है। कॉर्निया किसी दूसरे व्यक्ति से लेकर के वापस से वो अपनी दृष्टि को ला सकता है।
अगर कोई इंसान कॉर्निया के कारण अंधा है तो कॉर्निया दान से उसकी दृष्टि जो है वापस लाई जा सकती है। कॉर्निया दान को हम लोग नेत्रदान बोलते हैं। नेत्रदान का मतलब ऐसा नहीं कि किसी की आंखें पूरी की पूरी निकाल करके दूसरे की आंख में लगा दी जाएगी, नहीं, कॉर्निया को जो है दिया जाता है। तो नेत्रदान मीन्स कॉर्निया दान। कॉर्निया के कारण कोई अंधा है तभी उसकी दृष्टि जो है वापस आ सकती है। कॉर्निया के अलावा किसी और कारण से अंधा है तो दृष्टि वापस नहीं लाई जा सकती है। ठीक है, तो नेत्रदान कैसे होता है, कैसे क्या सब प्रोसीजर होता है, उनके बारे में जो है यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई है। तो आप वीडियो पॉज करके इसको आप एक बार पढ़ लीजिए, है ना, पढ़ लीजिए। ठीक है, सवाल जो है इसी लाइन से आता है कि नेत्रदान का मतलब क्या होता है, नेत्रदान में क्या दान किया जाता है, राइट। तो निकट दृष्टि दोष हम लोगों ने देख लिया, दूर दृष्टि दोष हम लोगों ने देख लिया, मायोपिया देख लिया, हाइपरमेट्रोपिया देख लिया। अब देखते हैं प्रेस्बायोपिया। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। समंजन क्षमता घट जाती है मतलब फोकल डिस्टेंस को चेंज करने की जो कैपेसिटी है अभिनेत्र लेंस के पास वो अब घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों को निकट बिंदु दूर हट जाता है। यानी कि इस दोष में, जरा दृष्टि दोष में ज्यादातर यह देखा जाता है कि निकट बिंदु दूर हट जाता है। मतलब व्यक्ति पहले 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को साफ साफ देख पा रहा था, अब क्या है कि 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर तक की वस्तु को भी नहीं देख पा रहा है। अब उसकी निकट बिंदु जो है 25 से दूर हट गई है, ज्यादा हो चुकी है। संशोधक चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को जड़ा दृष्टिता कहते हैं। यह पक्षमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। यानी जो लेंस है वो हार्ड हो जाता है ना, लचीलापन, जो फ्लेक्सिबिलिटी है लेंस की वो कम हो जाती है। पक्षमाभी पेशियां जो है वो कमजोर हो जाती है। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष यानी कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष हो सकते हैं। व्यक्ति दूर की वस्तु को भी साफ साफ नहीं देख पा रहा है, नजदीक की वस्तु को भी साफ साफ नहीं देख पा रहा है, दोनों में दिक्कत है ना, दोनों में दिक्कत है। तो ऐसे व्यक्तियों को वस्तु को सुस्पष्ट देख सकने के लिए प्रायः द्विफोक्सी लेंस, बाइफोकल लेंस की आवश्यकता होती है। दोनों प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। भाई निकट की वस्तु दिखाए, निकट दृष्टि दोष है, इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा एक ही चश्मे में, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। सामान्य प्रकार के द्विफोक्सी लेंस में अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस होते हैं। अब जो चश्मा होता है, राइट, इसमें देखो क्या होता है, दोनों प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस। ये जो ऊपरी भाग होगा उसमें अवतल लेंस होगा दूर की वस्तु को सुस्पष्ट देखने के लिए, और निचला भाग जो होगा उसमें उत्तल लेंस होगा पास की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने के लिए, है ना। ऊपर वाले भाग में जो है अवतल लेंस होगा और नीचे वाले भाग में उत्तल लेंस होगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए यानी दूर की वस्तु को साफ साफ देखने के लिए, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए यानी कि निकट की वस्तु को साफ साफ देखने के लिए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आजकल कॉन्टैक्ट लेंस अथवा शल्य हस्तक्षेप यानी कि सर्जरी से, सर्जिकल मेथड से दृष्टि दोषों का संशोधन संभव है ना। कॉन्टैक्ट लेंस की मदद से और मेडिकल सर्जरी से जो है दृष्टि दोषों का संशोधन संभव है, यानी दृष्टि दोष को जो है आसानी से ठीक किया जा सकता है। अब आइए कुछ प्रश्न दिए गए उन सारे को देख लेते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। देखो हमारे अभिनेत्र लेंस की एक खासियत यह है कि वस्तु की दूरी के हिसाब से वो अपने फोकल डिस्टेंस को चेंज कर सकता है। इसी को हम लोग नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। दूर की वस्तु अगर हमारी आंखें देखती है तो नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी बढ़ जाती है, नजदीक की वस्तु देखती है तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। इसी को समंजन क्षमता कहते हैं। सिलेरी मसल पक्षमाभी पेशी की मदद से ये चीज हो पाता है। निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए। अब देखो निकट दृष्टि दोष है यानी निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है। तो इस व्यक्ति में क्या है कि 1.2 मीटर से अधिक अगर दूरी है वस्तु की तो ये व्यक्ति नहीं देख पाता है साफ साफ। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और जिसकी फोकस दूरी 1.2 मीटर हो। ठीक, 1.2 मीटर फोकस दूरी हो, कहने का मतलब जो दूर की वस्तु है उसका इमेज जो है 1.2 मीटर पर ये लेंस बना करके देगा और फिर उस इमेज का इमेज जो है हमारे रेटिना पर बनेगा। हमारे रेटिना मतलब जिस इंसान को दोष है
उसके रेटिना पर। मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं? तो फार पॉइंट क्या है? अनंत है, और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है? तो अंतिम पंक्ति में यह विद्यार्थी जब बैठता है तो ब्लैक बोर्ड पर जो भी चीजें लिखी गई होती है उसको पढ़ने में दिक्कत आती है, यानी कि धुंधली दिखाई पड़ती है। तो इस व्यक्ति को जो है दूर की वस्तु देखने में प्रॉब्लम है। इस विद्यार्थी को दूर की वस्तु देखने में प्रॉब्लम है। दूर की वस्तु को अगर देखने में प्रॉब्लम हो तो उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। इसे दूर करने के लिए जो है अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। कौन सा दोष है? हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, सॉरी मायोपिया है, मायोपिया। निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, दूर की वस्तु नहीं देख पा रहे हैं, नजदीक की वस्तु, यानी कि जब वो पास बैठेगा ब्लैक बोर्ड के पास जब बैठेगा तब वो आसानी से देख लेगा, लेकिन दूर बैठा हुआ है तो नहीं देख पा रहे हैं, तो निकट दृष्टि दोष है इसको। अब आखिरी के एक्सरसाइज में कुछ प्रश्न दिए गए हैं आज जो हम टॉपिक पढ़े हैं उससे रिलेटेड। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उससे हम लोग दृष्टि पटल बोलते हैं, इंग्लिश में रेटिना बोलते हैं। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी यानी कि नियर पॉइंट जो है ये 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर, देखो 25 मीटर दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो जो अभिनेत्र लेंस है इसकी फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमाभी द्वारा, और इसी को हम लोग समंजन क्षमता बोलते हैं। किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे +1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? दूर दृष्टि के लिए, निकट दृष्टि के लिए। आपको पावर दिया गया है ना, पावर दिया गया है 1/f = -5.5 होता है। तो यहाँ से f निकालना है तो -5.5 हो जाएगा मीटर में। ये फोकस दूरी है, ठीक है। ये पहला। दूसरा में ये पावर है, पावर = 1.5 है। यहाँ से 1/f आ जाएगा 1.5, यहाँ से f आ जाएगा 1/1.5 यानी कि 10/15, यानी कि 10/15 ये मीटर आ जाएगा, ये प्लस में आएगा, है ना। ये फोकल डिस्टेंस, ये फोकल डिस्टेंस, दोनों के दोनों जो है मीटर में है। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते? सामान्य नेत्र जो है 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि जो हमारी अभिनेत्र लेंस है वो मिनिमम फोकल डिस्टेंस को इतनी ही रख सकती है, इससे कम नहीं कर सकती है। फोकल डिस्टेंस को इससे कम नहीं कर सकती। इसीलिए जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है? जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है? कुछ नहीं होता है। प्रतिबिंब अभी भी रेटिना पर ही बनता है। यही तो खासियत है हमारे अभिनेत्र लेंस की। दूर की वस्तु देखो, पास की वस्तु देखो, प्रतिबिंब जो है रेटिना पर ही बना करके अभिनेत्र लेंस देता है। तो दूरी का कुछ नहीं होता है, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, रेटिना पर ही इमेज बनता है। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 जो है यहाँ पर समाप्त होता है। मानव नेत्र से संबंधित सारे पॉइंट्स हम लोगों ने कवर कर लिए और सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कवर कर लिए। अब ये जो रंग बिरंगा संसार है, प्रकाश के कारण और भी जो भौतिक घटनाएं होती हैं, उन सारे को हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे और बचे हुए सवालों को करेंगे और ये चैप्टर आपका कंप्लीट पार्ट 2 के साथ हो जाएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।